नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। मध्य प्रदेश में निकाली जाने वाली बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान बीजेपी सभी धार्मिक स्थानों पर धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लेगी, जबकि बीजेपी के नेता शहीदों के घर भी जाएंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बीजेपी संसद में अपने सभी मंत्रियों का परिचय कराना चाहती थी, लेकिन संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसे में अब बीजेपी देश के 22 राज्यों में आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। देश में 39 जन आशीर्वाद यात्रा निकलेंगी, 39 मंत्री निकालेंगे। यात्रा करीब 19,000 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यात्रा 22 राज्य और 212 लोकसभा क्षेत्रों से निकलेगी। 265 जिलों को कवर करेगी। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिनों तक मालवांचल में यात्रा करेंगे, वहीं वीरेंद्र खटीक महाकौशल में यात्रा करेंगे। ग्वालियर चंबल में मोदी सरकार के मंत्री एसपी सिंह बघेल आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से नाता रखते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी कैसे हो रही है इस मुद्दे को लेकर, ये सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा जनसंपर्क यात्रा है। हमारे नेता पथ पर बैठकर एसी कमरों में बैठते नहीं हैं। ये कांग्रेस की परंपराएं हैं। आपको याद होगा, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी 1.5 जिले भी नहीं गए। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, कमलनाथ जी अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकले। कमलनाथ जी के बंगले से 1.5 किलोमीटर दूर पर बेटी के साथ दुष्कर्म होता है। कमलनाथ जी या कमलनाथ जी की सरकार के कोई मंत्री को इतनी फुर्सत नहीं रहती कि वो पीड़िता के घर चले जाएं। अब हमारे नेता शपथ लेने के बाद जनता के बीच जाकर जनता की समस्या और सरकार की रीति नीति को बताकर उन्हें उस कार्यक्रम से जोड़ने का अच्छा काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। जिस प्रदेश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर से 1 लाख से अधिक मौतें हुई हो, जिस प्रदेश के अंदर हाल ही में आई बाढ़ से 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई हो, 4,000 से अधिक पशुओं की मृत्यु हुई हो, कई बड़े पुल पुलिया बह गए हो, 8,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो, 30,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हो, यदि बात करें तो 1 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसलें बर्बाद हुई हो, वहां भारतीय जनता पार्टी उत्सव, आयोजन, अभियान, यात्राओं में लगी है। अभी भी जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया। एक तरफ प्रदेश के अंदर आपदा का समय, संकट का समय, और भारतीय जनता पार्टी एक भव्य सुसज्जित रथ पर केंद्रीय मंत्रियों को तैनात कर यात्रा निकाल रही। इन केंद्रीय मंत्रियों ने ऐसा क्या कर दिया जो इनको जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निकलना पड़ रहा है, लोगों से आशीर्वाद के लिए जाना पड़ रहा है। चलिए, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है धैर्यवर्धन जी। और योगेश गुप्ता जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, जो बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है कि आशीर्वाद यात्रा निकालने का कारण क्या है? जब कोविड के दौर में नेता नहीं पहुंचे, जब बाढ़ बारिश के दौर में नेता नहीं पहुंचे, तो सिर्फ सियासी मायनों की वजह से दौरे क्यों हो रहे हैं? ये कांग्रेस का आरोप विशुद्ध निराधार है कि बारिश में नहीं पहुंचे नेता या कोविड काल में नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेता सब मैदान में दिखाई दिए। सेवा में कहीं कोई कोताही बरतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अभी तो जो कांग्रेस ने पाप किया, जख्म दिया, जो घाव दिया है, उस पर इस प्रकार की बातें करना, ये तो बहुत ही चालाकी दर्शाता है। एक शिष्टाचार होता है कि लोकसभा में या राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को या मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए सदस्यों को सदन के माननीय सदस्यों से उनका परिचय कराते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। उस शिष्टाचार का पालन भी कांग्रेस ने नहीं होने दिया। फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जिसकी बदौलत चुनकर के आते हैं, जिसकी बदौलत मंत्री बनते हैं, जिसकी बदौलत सरकार बनते हैं, उस जनता जनार्दन और पंच परमेश्वर के सामने खुद ही जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो लोकतंत्र में नेता का जनता के निकट होना ये नितांत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति होना भी चाहिए। तो हमारे नेता यदि जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस के नेता तो केवल ट्विटर पर उछलते रहते हैं,
कांग्रेस के नेताओं का तो जनता से वास्ता नहीं है, केवल ये नारों में गरीब की बात करते हैं। योगेश जी, अगर आपको आवाज में नहीं मिल पा रही है सर, सबसे पहला सवाल यही कि कांग्रेस पर हमेशा से ही आरोप लगता रहा है, कमलनाथ की वल्लभ भवन तक सीमित रह गए और जब बीजेपी बाहर निकल रही तो उसको लेकर घेरा जा रहा है, जबकि आप लोग खुद अपने अपने बंगले तक सीमित रह गए। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सिंधिया जी अपने खोए हुए जनाधार को पाने की पुरजोर कोशिश में है। इससे ये प्रमाणित होता है कि सिंधिया जी को जिसने केपी यादव ने हराया था 2019 लोकसभा चुनाव में, या तो ये यादव जी की विकल्प के तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं, या शिवराज जी के विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व इनको पेश करने जा रही है। एक बात। दूसरा, रही बात जन आशीर्वाद यात्रा की जगह सिंधिया जी को उत्तम क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। उसके पीछे वजह यह है कि जब इन्होंने मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जनादेश प्राप्त कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराया था, उसके लिए उनको मध्य प्रदेश वासियों से क्षमा मांगना चाहिए। अतिथि शिक्षकों को लेकर जब इन्होंने सड़कों पर कमलनाथ जी के टाइम आवाज उठाई थी और वो अतिथि शिक्षक आज भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए सिंधिया जी को क्षमा मांगना चाहिए। किसानों के मुआवजे को लेकर जो सिंधिया जी पुरजोर मांग करते रहे थे, उनकी 1.5 साल से बोलती बंद है, इसके लिए उनको किसानों से क्षमा मांगनी चाहिए। प्रदेशवासियों को बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के रेट जो मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने थोपे हैं, 60 से 70 रुपए टैक्स के रूप में अवैध वसूली की जा रही है, इसके लिए सिंधिया जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्षमा मांगना चाहिए। रही बात जन आशीर्वाद यात्रा की, तो जन आशीर्वाद यात्रा एक ढकोसला है। 2018 में शिवराज जी ने भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, उसका हश्र क्या हुआ था? मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना जनादेश देकर सत्ता सौंपी थी, जो षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों ने हत्या ली। खैर वो बात आई गई हो गई, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज के मूल विषय पर आऊंगा कि जो कोविड काल में अवैध प्रबंधन के कारण जो अवैध नकली कारोबारियों को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संलिप्त रहे, उनके लिए भी सिंधिया जी को क्षमा मांगना चाहिए। 1,70,000 से जो ज्यादा जो मौतें हुई है, उनके लिए सिंधिया जी को क्षमा मांगना चाहिए। तो जन आशीर्वाद यात्रा से या तो शिवराज जी के विकल्प के तौर पर सिंधिया जी को प्रोजेक्ट करने की एक कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। बात रही ट्विटर पर कांग्रेस के नेताओं का जो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर आक्रामक रुख है, उससे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व घबराया हुआ है। सारे ट्विटर अकाउंट हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से लेकर राष्ट्रीय नेताओं के ब्लॉक कर दिए गए हैं और आगामी कार्रवाई के रूप में इंस्टाग्राम पर उनकी निगाह है। तो सोशल मीडिया पर जो वादे, जो लाभ लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 19 में करी थी, अब बौखला गए हैं ये लोग, क्योंकि कांग्रेस जो सदन में प्रश्न के जवाब नहीं मिलते हैं, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जाता है। ठीक है योगी जी को सवाल है, मैं आपके सवालों का जवाब धैर्यवर्धन जी से लूं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आपसे। ठीक है आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही से सवाल है, आप जवाब दे लीजिएगा। एक तो ये यात्रा सिर्फ एमपी में नहीं निकाली जा रही, 22 राज्यों में निकाली जा रही, तो शिवराज के पैरेलल किसी को खड़े करने की बात कैसे हो सकती है? दूसरा जो बड़ा सवाल है माफी मांगने वाली बात, इसका जवाब धैर्यवर्धन जी से लेंगे कि माफी मांगते हैं कि नहीं, लेकिन क्या भोपाल गैस त्रासदी को लेकर माफी मांगी गई? क्या इमरजेंसी को लेकर माफी मांगेगी कांग्रेस? अगर माफी मांगने को लेकर ही सवाल है। नहीं आयुष जी, क्या इस बात से क्या भारतीय जनता पार्टी को आप जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने कहा ना, ये आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं उनसे लूंगा, मैंने ये सवाल खत्म नहीं किया आपका। 85 में जो घटनाएं हुई और वो एक आकस्मिक आपदा थी, जो भारतीय जनता पार्टी के समय अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि कोविड-19 की शुरुआत 2000 फरवरी में हुई थी। गलत है क्या सही है वो छोड़िए, योगेश जी छोड़ दीजिए। कौन किसको जीप में बिठा कर ले गया था, किसने किसके लिए हेलीकॉप्टर भिजवाया, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरा सवाल था कि कांग्रेस क्या अब बाहर निकलेगी? क्या जो कंपैरिजन आपने किया कि सिंधिया के पैरेलल, शिवराज के पैरेलल सिंधिया को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो सारी ये तो 22 राज्यों में किया जा रहा है, यानी 22 राज्यों में अलग अलग नेता खड़े करने की कोशिश है।
निश्चित रूप से है। आपने अभी हाल ही में प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर मैं उदाहरण दूंगा, उत्तराखंड का 3 महीने में 2 सीएम बदले गए। अगला नंबर योगी आदित्यनाथ जी का है, और इसके बाद शिवराज जी के विकल्प के तौर पर केवल अकेले सिंधिया जी नहीं है, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, पीडी शर्मा जी हैं, और भी कई, गोपाल भार्गव जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। ठीक है धर्मवर्धन जी, ठीक है। कोरोना की मौतों को लेकर आप लोगों को माफी वाली एक यात्रा निकाल देनी चाहिए, बल्कि आप लोग आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। और आशीर्वाद यात्रा का परिणाम पहले क्या हुआ था, ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि तब ये आशीर्वाद यात्रा शिखर से सिफर तक लेकर आई थी आपको। देखिए, ये तो चले भुने बैठे, तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो इनकी पीड़ा प्रकट हो जाती है, क्योंकि अपने ही हाथों से उन्होंने अपनी सरकार गवा दी, अपनी भूल चूक से, अपनी घमंड से, अहंकार से, बदमिजाजी से, बदतमीजी से, बदजुबानी से। अब उसका दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर करते हैं। पूछ तो रहे योगी जी कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर सिंधिया गए थे वो मुद्दे पूरे करा रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना काल में अधिकतम जो जनता के हित में निर्णय कर सकती है वो लगातार करेगी, और किसी प्रकार की कोई शर्तों को लेकर के कोई बात कहीं नहीं हुई है। ये कांग्रेस अनावश्यक विषाक्त वातावरण पैदा करने का प्रयास करती है। और योगेश जी अभी कह रहे हैं ये माफी मांगे, वो माफी मांगे। माफी आप मांगो, क्योंकि आप तो मध्य प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल हैं, वह जिम्मेदारी भी ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। आप कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बीच जो रार ठनी रहती है, जो तकरार बनी रहती है कि अपने सुपुत्र को कैसे मध्य प्रदेश का सिरमौर बनाया जाए, उसमें आप लोग तो पिस रहे हैं। तो आप लोगों तो कांग्रेस का भला करना है अगर, तो इन दोनों से पिंड छुड़ाना चाहिए। इसलिए तोप का मुंह हमारी तरफ करने के बजाय पहले आप अपने नेताओं की ओर कर लो। दूसरी बात, जहां तक आशीर्वाद यात्रा की बात है, कि मध्य प्रदेश में जो नए मंत्री बने वे दोनों के दोनों आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, अन्य राज्यों के लोग भी आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तो जनता का आशीर्वाद लोकतंत्र में सबसे बड़ी पूंजी होता है। अब कांग्रेस के लोगों को यह बुरा लगे, चुभे, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। जनता हमारी जनार्दन है, पंच हमारे परमेश्वर हैं, हम उनके दरवाजे लोकतंत्र में आशीर्वाद यात्रा आप निकाल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश का आरोप लग रहा है। योगेश जी ने कहा कि ट्विटर पर आप लोग सुनते नहीं है, संसद में आप लोग सुनते नहीं, सुनेंगे कहां आखिर? एक लिहाज होता है, एक तमीज होता है बात करने का। क्या संसद में इस तरह बदतमीजियां करेंगे कि मार्शल के साथ मारपीट करने लगे, बार बार आसंदी पर जाकर के आप हमला करने का कोशिश करें, या कागजों को फाड़कर फेंक दें? और कैसी कैसी बदतमीजियां धीरे धीरे निकल करके आ रही हैं, इनको खुद शर्मसार होना पड़ रहा है। लोकतंत्र में इनको अधिकार दिया है कि सदन में अपनी बात कायदे से रखें। ये तो खुद नहीं चाहते कि चर्चाएं हो, तो चर्चा होगी तो फिर तमाम सारी बातें ऐसी हैं जिसमें जनता। चलिए ठीक है योगेश जी, आप लोग चर्चा से भागते हैं, इस वजह से सार्थक चर्चा नहीं हो पाती और बाहर आकर आप लोग कहते हैं कि दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चलिए, जो बड़ा सवाल योगेश जी इसके साथ ही है, बीजेपी तो बाहर निकल रही, बीजेपी रैलियां कर रही है, यात्राएं निकाल रही, कांग्रेस कहां है? निकाय चुनाव आएंगे, निगम चुनाव आएंगे, पंचायत चुनाव की बारी होगी, साथ साथ जो विधानसभा के उपचुनाव है, खंडवा लोकसभा पर उपचुनाव होगा, उसके लिए कांग्रेस कहां खड़ी है? नहीं आयुष जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं धैर्यवर्धन जी की बात का जवाब दे दूं। संसद में जो अलोकतांत्रिक तरीके से मारपीट की गई है महिला सांसदों के साथ, वो 70 साल के संसदीय इतिहास में बहुत शर्मनाक है। इसके लिए माननीय मोदी जी को और अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस ने आगामी जो 3 विधानसभा और एक संसदीय लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर हमारे प्रभारियों की नियुक्ति आज से 2 महीने पहले कर दी। हमारे जो सक्रिय नेता है वो उस क्षेत्र में सक्रियता के साथ जनता के बीच में है। मतलब हमारा काम शुरू हो चुका है, भले ही अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है। एक उपचुनाव के मद्देनजर ही शिवराज सरकार भी जन आशीर्वाद के माध्यम से जनता से जुड़ने का एक प्रोपेगेंडा लेकर आई है, जो सीधा सीधा ढकोसला है और कुछ नहीं है। इसमें सरकारी पैसे की बर्बादी होनी है और अपने लोगों को उपकृत करने का एक और असफल प्रयास है शिवराज सरकार का। शिवराज जी भी अपनी जमीन खो चुके हैं। ये 3 उपचुनाव और आगामी लोकसभा खंडवा का चुनाव शिवराज जी की कुर्सी बचाता है या सरकती है, ये देखने वाली बात होगी। रही बात कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस का हर नेता, चाहे वो कोविड काल हो, चाहे अभी बाढ़ आपदा
को लेकर कमलनाथ जी ने जो दौरा किया है, और हमारे दिग्विजय सिंह आज भी मुरैना, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर रहे रामनिवास रावत जी के साथ, तो ये बताता है कि कांग्रेस के नेता जमीन से जुड़कर जनता के बीच में। योगेश जी, आपने कहा कि बीजेपी में ये लड़ाई चल रही कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला चेहरा कौन होगा, लेकिन बीजेपी आप पर आरोप ये लगा रही है कि आपके यहाँ भी यही लड़ाई है कि अपने बेटों को स्थापित कौन करेगा, कमलनाथ नकुलनाथ को स्थापित कर पाएंगे या फिर जयवर्धन सिंह को, दिग्विजय सिंह आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए आयुष जी, आपकी बात का जवाब आपके प्रश्न में ही है। दोनों जिन नेताओं के नाम का उल्लेख आपने किया, दोनों नेता स्थापित हो चुके हैं। नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा से सांसद हैं और जयवर्धन सिंह 10 साल से विधायक हैं। तो स्थापना की बात तो आई गई हो गई। दोनों स्थापित और वेल एजुकेटेड और जनता के बीच में जनाधार वाले नेता हैं। इनको स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका अपना एक जनादेश है। तो ये आयुष जी, ये बात से तो मैं इत्तेफाक रखता नहीं हूँ। बाकी आपके जो प्रश्न का उत्तर है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में हमारे नेता कौन है, दोनों ही हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में एक समन्वय की भूमिका निभाते हुए नर्मदा परिक्रमा के माध्यम से जो जनता को जोड़ने की कोशिश करी थी, फलस्वरूप उसके हमको जनादेश की प्राप्ति हुई थी, मैं ऐसा मानता हूँ। उसमें माननीय कमलनाथ जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता है। अगले 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता के सामने हमारा मुख्यमंत्री पद का नेता का जो चेहरा है वो माननीय कमलनाथ जी है। ये बात मैं नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे दिग्गज नेता कई मंचों पर सार्वजनिक रूप से कह 2023 की लड़ाई तो लंबी है, लेकिन अभी फिलहाल कई सारी लड़ाई अभी के लिए दिख रही है, उस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन धैर्यवर्धन जी, विपक्ष को सुना नहीं जाता है, विपक्ष आगे बढ़ रहा है। जो दंगल दिखा था विधानसभा उपचुनाव का, राहुल लोधी को जब हार का सामना करना पड़ा था, उससे कांग्रेस को एक मजबूत मोराल मिला है, जिस पर दावा करे कि कांग्रेस विधानसभा का रण भी हम जीतेंगे और लोकसभा जो खंडवा सीट है वहां पर भी जीत की दावेदारी की जा रही है। क्या आशीर्वाद यात्रा इस वजह से है कि जनता में कोविड को लेकर जो नाराजगी है उसको खत्म किया जा सके? देखिए, हम हार जीत की समीक्षा करते हैं पर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि 24 घंटे 365 दिन हम जनता के नजदीक रहते हैं, जन सेवा में अपने को लगा रहते हैं और सरकार बनाने के बाद जनता के हित में जो निर्णय हो सकते हैं वैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के निरंतर आते हैं। इसलिए कोई चुनाव हमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते। पर मैं मोटी बात कर रहा हूँ कि जहां भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां निरंतर आपको देखने को मिलेगी, चाहे सरकार के स्तर पर हो, चाहे संगठन के स्तर पर हो, बूथ तक, वहीं कांग्रेस के लोग नहीं। तो योगेश जी ने कहा कि हमने प्रभारी 2 महीने पहले नियुक्त कर दिए हैं, 2 महीने पहले प्रभारी नियुक्त कर दिए। हाँ, इनकी अगुवाई कौन करे मध्य प्रदेश में? 2023 तक कमलनाथ जी का नेतृत्व तो बचा रहेगा कि नहीं? या कमलनाथ जी जो जबरन मेरठ एसो यहीं अड़ा बिल्कुल उस सीट को थाम करके बैठे हैं, वो दिग्विजय सिंह जी और दूसरे बड़े नेताओं में तो कष्ट है ही। तमाम सारे इनके जो नए नेता हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि भाई आखिरकार ये वानप्रस्थ में भेजे जाने योग्य नेता, इनसे कब पिंड छूटेगा कांग्रेस का? न राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई मार्गदर्शन इनको मिलता है, न प्रांतीय स्तर पर कोई इनकी गतिविधियां होती हैं। तो मुझे लग रहा है ये जनता देख रही है और ये सब पर इनको विचार करना भी चाहिए। चलिए योगेश जी, जो बड़ा सवाल है कि विचार करिए और जो नए नेता हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। चलिए आपकी बात मान ही लेते हैं कि बीजेपी आने वाले नस्लों को तैयार कर रही है इसी आशीर्वाद यात्रा के जरिए, लेकिन कांग्रेस में इसको लेकर क्या हो रहा है? और खासकर सिंधिया के जाने के बाद अब जो बड़ा सवाल मेरा था कि आखिर नेता प्रतिपक्ष को लेकर चुनाव कब होगा, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चुनाव कब होगा? ऐसे कई सारी नियुक्तियां आपके यहाँ अटकी हुई हैं। 2023 की लड़ाई तो दूर की, जो छोटी छोटी लड़ाई लड़ी है उसको कैसे पा पाएंगे आप लोग? जी आयुष जी, देखिए मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा युवाओं को अवसर प्रदान किया था। चाहे मैं 2-4 नाम का उल्लेख करूं, चाहे वो विपिन वानखेड़े जी हो हमारे NSUI से, या जीतू पटवारी जी हो, कुणाल चौधरी जी हो, इस प्रकार के तमाम, सचिन यादव जी हो, कई युवाओं को अवसर दिए गए और युवाओं ने अपने आप को कांग्रेस पार्टी के अंदर साबित किया है। अभी विक्रांत भूरिया जी भी जो हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, देखिए आपस में सामंजस्य के माध्यम से, एक दूसरे के तालमेल से, अनुभव और युवा जोश, इन दोनों का जो संगम है उससे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ जो अनुभवी और वरिष्ठ नेता है उनका अपमान नहीं किया जाता,
70+ के नाम पर अडवाणी जैसे नहीं, मानक अग्रवाल के साथ क्या हो रहा है फिर? मुरली मनोहर जोशी जैसे मानक दिग्गजों अग्रवाल को के साथ घर योगी जी क्या हो रहा है फिर? देखिए, मानक अग्रवाल जी का प्रकरण दूसरा है। निश्चित रूप से देर सवेर उस पर भी अनुशासन समिति गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और वो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं का कार्य है, उस पर मैं कुछ भी वक्तव्य देना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन मानक अग्रवाल जी का आपने नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई बड़े नेता हैं जो उपेक्षित चल रहे हैं। हाल ही में दमोह उपचुनाव में संपन्न हुआ जो उसमें वरिष्ठ जयंत मलैया जैसे जो पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, उनकी किस प्रकार अनदेखी की गई, उनके पूरे परिवार का किस प्रकार अपमान किया गया, उनके बेटे को और उनको नोटिस तक दे दिए वीडी शर्मा जी ने। तो ये इस प्रकार का चाल चलिए, मेरे पास वक्त कम है योगी जी, लेकिन जो आखिर में आपसे यही समझना चाहूंगा, बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा से बीजेपी को फायदा कितना होगा, कांग्रेस को नुकसान कितना हो पाएगा? देखिए, बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा से केवल शासन को चूना लगने वाला करोड़ों रुपए का फायदा तो बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा सरकार की थोड़ी आशीर्वाद यात्रा योगी जी? सरकारी खर्चे पर ही होते हैं बीजेपी के जितने भी आयोजन होते हैं। बीजेपी पार्टी फंड पे आज तक कोई खर्चा नहीं, इन्होंने कोई आयोजन नहीं किया है। ये सारे सरकारी पट्टे में जाएंगे। और इनकी जो सिंधिया जी की जो खोया हुआ जनाधार पाने की कोशिश है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता ने अभी 28 जो उपचुनाव हुए थे, सिंधिया तो मालवांचल में होंगे, ग्वालियर चंबल में तो बघेल साहब आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आएंगे वो, आगरा वाले जो पहले बसपा सपा में हुआ करते थे, अभी बीजेपी में है। तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया जी अपना विश्वास जनाधार खो चुके हैं, उसे पाने की पुरजोर कोशिश में है। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये एक ढकोसला है आगामी उपचुनाव के मद्देनजर। चलिए दयावर्धन जी, ढकोसला उपचुनाव को लेकर है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी आप लोगों को और शासन का पैसा खर्च होगा। देखिए, मैं कांग्रेस की आलोचना भी नहीं करूंगा, इनका काम है ऐसा सोचते रहेंगे, सोचना भी चाहिए और हम अपना काम करेंगे, हमको अपना काम करना चाहिए। इनके बुरा मानने से, इनके दुखी होने से, इनके ढकोसला कह देने से हम अपने बढ़े हुए कदमों को तो रोकने वाले नहीं है। हम जनता के बीच जाएंगे और सीमावर्ती क्षेत्र में, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आगरा से लगा हुआ है भिंड और मुरैना, तो पूरे चंबल का किनारा है, वहां पर हमारे केंद्रीय मंत्री बघेल साहब भी आ रहे हैं। तो हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, मिलता रहा है। ये जनता की कृपा ही तो है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं। और आज योगेश जी लिख लीजिए, कम से कम 370 सीट आएंगी अगले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ था, है और रहेगा। और राहुल बाबा ट्विटर पर खुदकते रहे, कहीं भी वो अपना दर्द निकालते रहे, उससे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना। चलिए, बहुत संक्षेप में योगेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, 20 सेकंड में जल्दी। देखिए, 370 तो इनके गले की हड्डी बनी हुई है आयुष जी, ना ये उसको निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। तो 370 पे बात करी मेरे मित्र धैर्यवर्धन जी ने, तो बड़ा हास्यास्पद बयान है। रही बात जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में, कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है 14 अगस्त को। हर संभाग, हर जिले स्तर पर जनता से सीधे संवाद करेगी तिरंगा यात्रा के माध्यम से। हरियाणा बीजेपी भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धैर्यवर्धन जी आपका बहुत शुक्रिया, योगेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो आशीर्वाद यात्रा के जवाब में तिरंगा यात्रा कांग्रेस का भी होगा, लेकिन ये यात्रा किसके लिए है, इस यात्रा का मंजिल का क्या होगी, इसकी सवाल ये है। बीजेपी की तरफ से फिलहाल उपचुनाव को लेकर भी फोकस करना है, उसके बाद 23 की तैयारी से पहले निगम और साथ साथ पंचायत चुनाव का रण भी देखना होगा। कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कमोबेश यही हैं, लेकिन अपने अपने नेताओं को स्थापित करने की कवायद के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और आने वाले उपचुनाव के साथ साथ निगम चुनाव के रण में ये पलड़ा किसका भारी होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। मुल्तानी कोका कफ सिरप